Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. And today, before discussing anything, we would like to discuss speaking. As speaking is one of the easiest modules of OET, but it does require a lot of calculative things. So please listen to this recording 2-3 times. And always, if you are watching Dr. BKM's video, please watch each and every video till the end. And don't forget to subscribe our channel for regular updates about OET. Okay, I'm just going to start this task. It's a very simple task, but still sometimes you can have problems with simple task as well. So I'm just going to start this task. It's very simple that there is a patient who has come in the hospital ward. Patient is a 63-year-old truck driver who arrived in emergency department by ambulance. His CT scan showed that he had a stroke. तो patient stroke के साथ आया है. He was stabilized. Passive voice, was के साथ third form. यानी he was stabilized by the staff. He was stabilized और by the doctor. ही वाज स्टेबलाइज वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जब भी होती है ये पैसिव होता है। यही तो हम आपको राइटिंग में सिखाते हैं। सिर्फ इतनी सी तो ग्रामर सीखनी है। जब हम कहते हैं पेशेंट ने सर्जरी करवाई तो अपने आप करवाई, पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, तो कभी वॉज नहीं लगाना। तो कैसे लिखना है जब भी एक्टिव में बोलते हैं? द पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, अपने आप करवाई। अगर हम कहते हैं पेशेंट ने सफर किया तो हम कहते हैं द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम, कभी वॉज नहीं लगाना। जब हम कहते हैं पेशेंट ने कंप्लेन किया तो हम बोलते हैं द पेशेंट कंप्लेन्ड ऑफ। इन सब के साथ कभी वॉज नहीं आता क्योंकि अपने आप होती हैं ये चीजें। पेशेंट सफर अपने आप करता है, कंप्लेन अपने आप करता है, सर्जरी अंडरवेंट होती है। लेकिन जो भी पैसिव वॉइस होते हैं, जो भी काम हॉस्पिटल के द्वारा या किसी के भी द्वारा या हमारे द्वारा हो रहे हैं वो पैसिव होते हैं। तभी पेशेंट अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, हमारे द्वारा किया जाता है। तभी उसने लिखा है द पेशेंट वॉज स्टेबिलाइज्ड विद मेडिकेशन। अगर आप ऐसी लाइनों को ध्यान से देखने लग जाओ ना, स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, तो हम सबको राइटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, हमारी राइटिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाए अगर हम ये सब चीजें करने लग जाएं अच्छे से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे ही जब टास्क को पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो ही वाज स्टेबलाइज्ड विद मेडिकेशन, तो आपको 2-3 चीजें पता लगती हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हो कि पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया हमारे द्वारा विद मेडिकेशन के साथ। तो आपको ये भी पता लगता है कि मेडिकेशन के साथ ज्यादातर जो वर्ड आता है वो विद होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मेक्स यू स्ट्रोंगर। ही इज ड्यू, ड्यू का मतलब ही इज शेड्यूल्ड टू गो होम टुडे। तो आज ही आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, स्ट्रोक के साथ आया, और सिटी स्कैन ने बताया स्ट्रोक है। और लॉन्ग टर्म अब उसे वारफेरिन 6 mg पर डे पे रखना है एंड इज रिक्वायर्ड टू हैव अ रेगुलर ब्लड टेस्ट। तो आपका टास्क ये है कि पेशेंट को वारफेरिन पे डालना है लॉन्ग टर्म और रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने हैं। आज द पेशेंट व्हाट दे नो अबाउट स्ट्रोक्स। तो पहले हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो सबसे ये टास्क है। पहला टास्क ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रोक, कुड यू प्लीज टेल मी डू यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रोक। तो पेशेंट आपको बता देगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं होगी तो कहेगा नहीं पता। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज स्ट्रोक। तो आपका सबसे पहला काम है स्ट्रोक के बारे में बताना। वैसे अगर पेपर में आएगा तो यहाँ पे कॉजेज ब्रैकेट में दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ स्ट्रोक दिए होंगे, रॉन्ग फूड हैबिट्स, नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज और ओबेसिटी। ये सब फैक्टर्स आपको अगर पेपर में आता है ये सब कुछ दिया होगा। देन मेडिकेशन, व्हाट द मेडिकेशन इज फॉर। तो मेडिकेशन जो हम आपको दे रहे हैं यानी कि वारफेरिन दे रहे हैं, ये प्रिवेंट करेगी और ट्रीटमेंट करेगी थ्रोम्बोसिस की। रीअश्योर द पेशेंट। तो पेशेंट कहेगा मेरे को तो डर लग रहा है, आप रीअश्योर करोगे नहीं अब आप ठीक हो, अभी डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि कोई फर्दर स्ट्रोक ना आए। एडवाइज द पेशेंट ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज लूजिंग वेट, राइट डाइट। तो ये भी आपको पूरा दिया होगा, लूजिंग वेट, राइट डाइट। तो पेपर में आपको टास्क पूरा दिया होगा, बट जनरली टॉकिंग अबाउट दिस टास्क, अगर ऐसा टास्क हमेशा, मैंने आपको बताया, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे नए यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट ओईटी वीडियोस। एंड एट द सेम टाइम फर्स्ट लाइन हमेशा लिखनी है, यानी कि ये टास्क बिल्कुल सिंपल है, फिर भी फर्स्ट लाइन हमेशा आपको 3 मिनट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू विल गेट 3 मिनट्स टू प्रिपेयर। एंड ओईटी के पेपर में हम जब कोचिंग लेते हैं डॉक्टर बीकेएम के साथ, हम 1 रोल प्ले अ डे करते हैं, लेकिन पेपर में आपको 2 रोल प्ले अ डे मिलेंगे। हर रोल प्ले के लिए 3 मिनट्स मिलेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए, यानी पहले 3 मिनट्स मिलेंगे, फिर 5 मिनट्स आपको बोलना होता है जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर 3 मिनट्स दूसरे टास्क के लिए मिलेंगे,
फिर दोबारा 5 मिनट्स आपको बोलना होता है। इसमें एक पहला राउंड वार्म अप क्वेश्चंस का भी होता है। आई नो आप सबको बहुत टेंशन होती है वार्म अप क्वेश्चंस की, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वार्म अप क्वेश्चंस की, डोंट वरी। अगर सही रहा तो मैं यहाँ पे आपको भी अपलोड भी कर दूंगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसके ऊपर आ जाएगा वार्म अप का वीडियो। पर वार्म अप क्वेश्चंस के कोई मार्क्स नहीं होते, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ओईटी में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपको रूल्स का पता होना चाहिए। वार्म अप क्वेश्चंस के कोई मार्क्स नहीं होते। जेस्चर यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस के भी कोई मार्क्स नहीं होते। जैसे अभी मेरी वीडियो ऑन नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं की, ताकि आपको पता लगे कि स्पीकिंग कितने जोर से करनी है और कितने अच्छे से करनी है। अगर आपको पूरे कहीं आप अगर अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, पेशेंट सफर्ड फ्रॉम पेशेंट कंप्लेंट ऑफ, लाउड भी ना बोलूं और धीरे धीरे करके आपको बोर कर दूं, तो एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। आपको नर्स की तरह अच्छे से बोलना है, प्रोफेशनल की तरह। जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी हिम्मत माननी है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के कोई मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको अपनी टोन को बहुत सॉलिड रखना पड़ेगा। यानी ओईटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टोन और फ्लुएंसी है। इसके बिना काम नहीं चलता ओईटी में। ग्रामर कम से कम मिस्टेक करनी है, लेकिन अगर एक आधी मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई ज्यादा मार्क्स नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट टोन और फ्लुएंसी है, तो इसको नहीं छोड़ सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो 3 मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए, 5 मिनट्स बोलने के लिए, फिर दूसरा टास्क 3 मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए, 5 मिनट्स बोलने के लिए। दो रोल प्ले वार्म अप क्वेश्चंस के बाद होते हैं। वार्म अप क्वेश्चंस के कोई मार्क्स नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं लेना, प्रैक्टिस कर लो, वो अलग बात है। उसके लिए मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब कमिंग बैक टू द टास्क, ये वाला। सो फर्स्ट लाइन हमेशा लिखनी है। फर्स्ट लाइन को नहीं लिखूंगा तो मेरे से भी गलती हुई, क्योंकि फर्स्ट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, आपको एंजाइटी होती है, तो फर्स्ट लाइन को हमेशा लिखना है। गुड मॉर्निंग, सॉरी, अब तो गुड इवनिंग होगी या गुड आफ्टरनून करते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट सुबह आया था, अब स्टेबलाइज है। सो ये छोटी छोटी बातें अगेन ये पेपर में दी नहीं होंगी, लेकिन आप ये समझो ना, अगर पेशेंट सुबह भी आया होगा तो अब तो शाम होने वाली होगी, तो अब तो हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ही इज ड्यू टू गो होम टुडे, सो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज पे है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज, हमेशा फर्स्ट लाइन लिखनी है, माय नेम इज डॉक्टर बीकेएम। पर अभी हम नर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो माय नेम इज बीकेएम एंड आई एम अ नर्स, एंड आई एम अ नर्स ओवर हियर। So I would like to ask you, how are you feeling at the moment, Mr. John? How are you feeling at the moment, Mr. John? ऐसे टास्क में पेशेंट का नाम ले लेना चाहिए। जब पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है, आपको उसकी वारफेरिन की हिस्ट्री देनी है, तो ऑब्वियसली उसका नाम भी लिखा होगा केस नोट्स में। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नेम को लेना उस पेशेंट को कंफर्ट देता है, उस पेशेंट को कंफर्ट देता है कि आप उसके बारे में जानते हो। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज बिकेम एंड आई एम अ नर्स ओवर हियर। आई वुड लाइक टू आस्क यू, how are you feeling at the moment, Mr. John? Oh, well, nurse, I'm not feeling good. I don't know what happened. Yes, I can see. फिर उसको रिपीट, अब टास्क को ये बोलो, yes, I can see from your case notes that you were brought in the morning by ambulance and your CT scan showed that you had a stroke. But now, with the help of the medications, you are currently stable. You will be glad to know that you are out of danger. Well, thank you very much, nurse, for giving me this news that I am out of danger. But nurse, I am really worried. Don't worry, I understand your condition, that obviously after a stroke there is a state of panic, but at this point of time you are completely out of danger, so there is nothing to worry. Are you understanding my point, Mr. John? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बोलना, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, कि पहले उसको कंफर्ट दो। ये लाइन को इसी लाइन के मार्क्स हैं। अगर आप 450 तक जाना चाहते हो ओईटी में, तो यही तरीका है कि पेशेंट को कंफर्ट दो। ये नहीं कि अपने टास्क को करने लग जाओ, डू यू नो अबाउट स्ट्रोक, मार्क्स कट जाएंगे सारे। मार्क्स लेने हैं तो पहले पेशेंट कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, सी आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, दैट आफ्टर अ स्ट्रोक ऑब्वियसली देर इज अ स्टेट ऑफ पैनिक, but at this point of time there is nothing to worry because you are completely out of danger. Are you getting my point, Mr. John? Well, yes, nurse, thank you for giving me this information. So now, Mr. John, I would like to tell you that you would be soon discharged and you have to be on the treatment with the warfarin 6 mg a day for the long term. Well, nurse, I don't know, but I just am completely confused. Okay, so let's start it step by step. First of all, I would like to know, what kind of information do you have about stroke? Do you know anything about stroke? Well, no, nurse, I do not know anything. It's just when this stroke, ये patient बोलेगा, when this stroke happened, there was a lot of pain in my chest and I thought that I would die.
Well, I understand, but don't worry now, as I have already told you. ऐसे इस line को repeat करो. As I have already told you that you are out of danger, so there is nothing to worry. So let me tell you that stroke is related to heart, and when it happens, there are many causes. There are many causes of this stroke, like obesity can be one of the causes. Then second cause can be the wrong diet. Third cause can be the wrong exercise. So I will provide you a leaflet at the end. So please read that leaflet. You will get to know about stroke and also its causes. So the causes majorly are obesity, and doctor has prescribed you medication to prevent, as well as it will be acting as a treatment for thrombosis. Thrombosis basically is clot formation. So majorly the reason behind the stroke is clot formation, and that happens due to obesity, not doing exercise, and not eating the right food. So it majorly happens due to the clot formation, which blocks the major arteries, and that is where stroke happens. So for that, medications are very important. So doctor has prescribed you this warfarin 6 mg, which should be taken, and then you will not have a problem like this in the future. But nurse, I'm really scared. Do you think that this kind of a stroke can happen again? Well, your current condition is completely stable, and I reassure you that there is nothing to worry. But yes, you have to undergo regular blood test as advised by the doctors. So it is very important for you to follow or to comply with the instructions given by the doctor, that you have to undergo regular blood test. It will ensure that we can closely monitor you in order to prevent any further stroke. So it is very important that you have to undergo regular blood test. Are you getting my point, Mr. John? Well, nurse, okay, I will definitely come for regular blood test. All right, Mr. John, that's great that you have understood the situation, and I'm glad that you will be discharged now, and there is nothing to worry, and thankfully that you are completely safe now. Okay, nurse, well, that's fine. Before leaving, I would also like to tell you about the preventive measures, which are very important. So apart from the medications, preventive measures are very important to prevent strokes. Like, first of all, you should try to lose weight. For that, you should make regular exercise as a key part of your life. You should regularly walk for at least 20 to 30 minutes a day, and that will prevent any stroke from happening. Also, regarding the food, you should eat salads, raw vegetables, and should avoid spicy and junk food. Are you understanding my point? Well, yes, nurse. Okay. So this is the main information that I wanted to give you before your discharge. Here is your leaflet. It contains all the information about causes of stroke and how to prevent stroke. So please go through this leaflet and follow these instructions. And I reassure you, there is nothing to worry. You are completely out of danger. And if you will have any query, you can ring us back. Even after getting discharged, you can ring us back for any query. Is it all good? All right, nurse. Okay, then take care. I'm leaving now. And again, reassuring you that you are completely safe. मतलब ये लास्ट में भी बोलना, अगेन रीएश्योरिंग यू दैट यू आर कंप्लीटली सेफ. तो इससे बड़ा पॉजिटिविटी आता है जब लास्ट में आप टॉपिक खत्म करते हो. जब भी एक नर्स पेशेंट के पास से जाए तो ये बहुत जरूरी है. एंड रीएश्योरिंग यू दैट यू आर कंप्लीटली सेफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पोकन. तो 3 मिनट्स आपको मिलते हैं ये सब लिखने के, और 5 मिनट्स आपको बोलना होता है. थोड़ा बहुत फंबल मेरे से भी होता है, सबसे होता है. इट इज पार्ट ऑफ ओके. इसके कारण मार्क्स नहीं घटते. फंबल के कारण थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है. मार्क्स कटते हैं जब आप बिल्कुल रुक जाते हो. मार्क्स कटते हैं जब आप, सबसे ज्यादा मार्क्स तब कटते हैं जब आप पेशेंट की बात को काटते हो. मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्शन किस बात पे होती होगी? कई बार स्टूडेंट्स आके बोलते हैं, सर मेरा एग्जामिनर बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था, उसको करना ही नहीं आता था. यार, चाहे उसको करना आता था, चाहे उसको करना नहीं आता था, तुम्हारा सबसे पहला काम है पेशेंट का जवाब देना. सबसे पहला काम. बीइंग नर्सेज, दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू आंसर द पेशेंट इन द बेस्ट. इसके सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं. यानी पेशेंट अगर कुछ और बात कर रहा है तो पहले वो वाली बात का आंसर दो. अगर कुछ ऐसी बात कर रहा है जिसका आंसर आप नहीं दे सकते, तो उसको कहो, डोंट वरी, डॉक्टर विल कम सून, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग इन डिटेल. अगर वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड बात कर रहा है, डोंट वरी, आई विल फिक्स योर अपॉइंटमेंट विद द फिजियोथेरेपिस्ट, he will come soon and he will explain you everything about ambulation. मतलब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, लेकिन उसकी बात का जवाब जरूर दो. चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो नहीं है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते हम. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. दिस इज डॉक्टर भूपेश
from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. You may contact us for the best coaching and subscribe our channel for the best OIT videos. Thank you.